बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे आइल्स 6 बुक का टेस्ट 1 का रीडिंग पैसेज 3 की लिस्ट ऑफ हेडिंग को आज हम पढ़ेंगे। मैं आपको आज बताऊंगी कि लिस्ट ऑफ हेडिंग आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग कितने टाइप्स की होती है और ये किस किस तरह होती है। जैसे अगर आप एक टाइप इसकी देखें तो ये एक टाइप है लिस्ट ऑफ हेडिंग की, जिसमें आपको पैराग्राफ्स दिए जाते हैं और आपने पैराग्राफ्स में लिस्ट ऑफ हेडिंग के पॉइंट्स को पढ़कर इसकी नंबरिंग पैराग्राफ्स के आगे लिखनी होती है। जबकि दूसरी इसकी टाइप जो होती है वो, जैसे कि ये बुक 5 में है, बुक 5 की ये वाली लिस्ट ऑफ हेडिंग देखिए टेस्ट 1 में, तो इसमें आपको लिस्ट दी जाती है लेकिन आपको पैराग्राफ्स नहीं बताए जाते। आपने पैराग्राफ्स खुद डिडक्ट करके लिस्ट के आगे पैराग्राफ का नंबर देना होता है। इस तरह ये 2 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं। बाकी आज मैं आपको क्लाइमेट चेंज एंड इन्यूट इसकी लिस्ट ऑफ हेडिंग को सॉल्व करने का तरीका, इसका एक एक पॉइंट, इसकी एक एक एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करूँगी। जैसे अगर ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ये लिस्ट ऑफ हेडिंग पेपर में आती है और हमने इसका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये लिस्ट ऑफ हेडिंग के क्वेश्चन यानी 1 क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे। ये पूरी लिस्ट ऑफ हेडिंग को ही आपने अपने दिमाग में बिठाना है। जैसे ये सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन ऑफ द इन्यूट कम्युनिटी टू क्लाइमेट चेंज। आपने एक नॉर्मल नीचे देखा तो सबसे पहले उन्होंने आपको एग्जाम्पल के तौर में पैराग्राफ ए को सॉल्व करके बताया है। ये जो पैराग्राफ ए है इसका आंसर 8 था, तो हमने सबसे पहले इस पूरी लिस्ट में से 8 को कट कर दिया। जब आप इस पूरी लिस्ट में से इस 8 को कट कर देंगे तो आपके पास एक चीज़ की रिडक्शन हो गई। जब एक चीज़ लिस्ट में से रिडक्शन हो जाती है तो एटलीस्ट कुछ तो हमारी मदद होती है। इसी तरह पैराग्राफ बी, आप सबसे पहले पैराग्राफ बी उन्होंने दिया तो सबसे पहले पैराग्राफ बी को पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले किस पे आ जाते हैं, पैराग्राफ बी की तरफ। उन्होंने आपको ये जो लिस्ट ऑफ हेडिंग दी थी इसमें पहला ही हम नॉर्मल पढ़ते हैं, तो पहला में लिखा है द रिएक्शन ऑफ द इन्यूट कम्युनिटी टू क्लाइमेट चेंज। अब हमें ये देखना है कि हमने इसमें से जो की पॉइंट्स नोट किए हैं, यानी आप सबसे पहले इसमें करते क्या हैं, इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसमें सबसे पहले इसके कीवर्ड्स को नोट करें। तो मैंने यहाँ पर अगर फर्स्ट लाइन को आप देखें तो यहाँ इसके रिएक्शन क्या है, इसकी फर्स्ट लाइन में की पॉइंट्स क्या है, इसका रिएक्शन, इन्यूट कम्युनिटी और उसके अलावा क्लाइमेट का चेंज होना। इसी तरह जब मैं यहाँ पर बी में आई तो आप देखें कि इसकी फर्स्ट लाइन में ही इन्यूट का जिक्र है, इसकी सेकंड लाइन में क्लाइमेट का रीजन है, लेकिन हमें क्या देखना है कि उसने इसमें उनका रिएक्शन क्या है। जब आप इसमें रिएक्शन देखेंगे तो आप इस पैराग्राफ को एटलीस्ट कुछ नहीं तो स्टार्टिंग से और एंड से पढ़ के ज़रूर देखते हैं। एक की पॉइंट भी यही है लिस्ट ऑफ हेडिंग का कि अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग को आप पूरा पैसेज पढ़ने बैठ जाएं तो आपके टाइम ही नहीं पूरा होगा। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एक तो फुल स्टॉप्स गिन लें अपने पैसेज में से। फुल स्टॉप गिनने ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि हम पूरे पैराग्राफ्स को पढ़ने लग जाएं। जब हम फुल स्टॉप गिन लेते हैं तो हम स्टार्टिंग के पैराग्राफ्स पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसकी अगर हम फुल स्टॉप्स गिन लेते हैं और इसके स्टार्टिंग पढ़ के देखते हैं तो इसकी पहली लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है अर्थ पर और इसी तरह इसकी दूसरी लाइन लाइफ पर। अब मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ आपको तो उन्होंने कहा कि फॉर द इन्यूट द प्रॉब्लम इज़ अर्जेंट। इन्यूट का होता है, अगर आपको ये इसका टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको समझा देती हूँ। ये लिखा है क्लाइमेट चेंज एंड द इन्यूट। क्लाइमेट चेंज, इन्यूट क्या होता है, इन्यूट वो उस इलाके को कहते हैं जो बर्फ़ानी इलाका होता है, यानी जहाँ कोई दरख्त नहीं होते, जहाँ कोई नॉर्मल लाइफ वाली चीज़ें नहीं होती, वहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और वहाँ ज़िंदगी गुजारना नॉर्मल बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि इस पैसेज में अगर गौर से पढ़ेंगे आप तो आपको समझ आएगा कि ये कनाडा के एक इलाके की बात की गई है जिसमें बर्फ़ ही बर्फ़ है और जिसमें अगर आप नॉर्मल इंसान वहाँ रहना चले जाए तो इतनी ज़्यादा वहाँ सर्दी होती है कि शायद वहाँ आपकी सर्कुलेशन ही सेट ना बैठे और आपका पूरा धड़ उसमें बर्फ़ानी उसमें फ्रीज़ होने लगे। जैसे इन्होंने फर्स्ट उसमें कहा तो उन्होंने यहाँ पर आपसे कहा, ये देखिए, फॉर द इन्यूट द प्रॉब्लम इज़ अर्जेंट, दे लिव इन
precarious balance with one of the toughest environment on earth। अब उसने आपसे क्या कहा इसमें, उसने आपसे ये पहली लाइन में कहा था द रिएक्शन ऑफ द इन्यूइट कम्युनिटी टू क्लाइमेट चेंज। द इन्यूइट कम्युनिटी टू क्लाइमेट चेंज में रिएक्शन क्या था उसका, तो इसमें देखें उन्होंने सबसे पहले आपको इन्यूइट का बताया कि इन्यूइट द प्रॉब्लम इज़ अर्जेंट, उसकी प्रॉब्लम क्या है, अर्जेंट है। दे लिव इन प्रिक्यूरियस बैलेंस, लेकिन उस अर्जेंट प्रॉब्लम और इस क्लाइमेट चेंज के बावजूद वो उसमें रह रहे हैं। ये जो उनका रहना है ये उनका रिएक्शन है क्लाइमेट चेंज के बावजूद, कि वो उसके बावजूद उधर रह रहे हैं, ये उनका रिएक्शन है। तो फिर ये बी का आंसर क्या हुआ, ये 1, द रिएक्शन ऑफ द इन्यूइट कम्युनिटी टू क्लाइमेट चेंज, ये इसका आंसर है। इसी तरह उन्होंने सी पैसेज आपको पढ़ने को कहा, तो जब हम सी पैसेज पढ़ते हैं तो सी पैसेज को अगर आप उसके स्टार्टिंग में पढ़ते हैं या एंड में, तो स्टार्ट में उन्होंने क्या लिखा, द कैनेडियन आर्क इज अवाज। इससे पता चल गया आपको कि ये कनाडा के एक इलाके की बात की गई है। और हमेशा याद रखिएगा कि ये एक इंटरनेशनल बुक है, इसमें कोई भी पैसेज विदाउट एक स्टोरी नहीं होता। इसमें ज़्यादातर ये हमें स्टोरीज़ बाहर के मुल्क से ही रिलेट वो बयान करते हैं ताकि हमें नॉलेज हमारी इंक्रीज़ हो जाए। इसी तरह उसने आपसे जब ये कहा द कैनेडियन आर्ट इज़ द वास्ट ट्रीलेस पोलर डेजर्ट दैट कवर्ड विद स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, क्या कहा उसने कि कैनेडियन आर्टिस्ट जो है वो वास्ट है, ट्रीलेस पोलर डेजर्ट होता है इसमें, जिसमें ट्री वगैरह नहीं पाए जाते, जो कि बर्फ़ से भरा हुआ है, ईयर से बहुत सारे। अब उसने आगे आपसे कहा वेंचर इनटू दिस टेरेन एंड यूड गेट सम आइडिया ऑफ द हार्डशिप फेसिंग एनीवन हु कॉल दिस होम। अब अगर आप इसको नॉर्मल लें तो ये बात उसने यही आपको बताया है ज़्यादातर कि इधर दरख्त वगैरह नहीं पाए जाते। आगे उसने कहा फार्मिंग इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन नेचर ऑफ अ मर्गी पैकिंग। फार्मिंग क्या है, वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। आउट ऑफ द क्वेश्चन जो ये एक लफ्ज़ है फार्मिंग का कहा गया, ये देखें उसने आपको यहाँ 6 पॉइंट में कहा द डिफ़िकल्ट लैंडस्केप, यही सी का आंसर भी है। डिफ़िकल्ट लैंडस्केप किस तरह है, अगर आप नॉर्मल भी बात करें तो जहाँ दरख्त नहीं पाए जाएंगे, जहाँ पूरी तरह स्नो में हर चीज़ मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ से घिरी हुई होगी, तो वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ वो क्या होगा, वो डिफ़िकल्ट लैंडस्केप होगा। और जो ये इसने यहाँ लिखा है यही इसका सिनोनियम है कि फार्मिंग इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि वो लैंडस्केप जो है वो डिफ़िकल्ट लैंडस्केप है। इसी तरह अगर आप डी की बात करें तो डी के पैसेज में अगर आप यहाँ उसको पढ़ना चाहें तो उन्होंने लिखा लाइफ फॉर द डिसेंडेंट ऑफ द थूल पीपल इज स्टिल हार्श। जो जिंदगी है थूल पीपल की यानी वहाँ रहने वालों की, वो बहुत हार्श है, मुश्किल है। इसी तरह मैं अगर इसको मज़ीद आगे पढ़ूँ तो यहाँ उन्होंने लिखा बट दे स्टिल रियली हैवली ऑन नेचर टू प्रोवाइड फूड और क्लोथिंग। एंड मज़ीद अगर इसको और डिफ़ाइन किया जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उनकी लास्ट लाइन्स में उसने लिखा है इट वुड कॉस्ट ऑफ फैमिली अराउंड। ये एक फैमिली अगर उनको जो कॉस्ट पड़ती है वो 7,000 ईयर पड़ती है, जिसको वो रिप्लेस करते हैं, यानी वो मीट को रिप्लेस, खाने को रिप्लेस करते हैं हंटिंग करके इम्पॉर्टेंट मीट से, यानी अपने मतलब रहन सहन के लिए या अपने गुजारे के लिए वो क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। तो और आगे भी देखें, एक और मज़ीद लाइन पढ़ें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आर स्केर्स एंड फॉर मैनी पीपल स्टेट बेनिफिट्स आर देयर ओनली इनकम। यही उनकी एक ओनली इनकम होती है अपनी रहने के लिए। तो यहाँ डी का आंसर ये 3 है, जो जिसमें उसने लिखा है अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एसेंशियल सप्लाईज। ठीक है, ये बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। इसी तरह पैसेज ई की बात की जाए तो पैसेज ई में उन्होंने आपसे क्या कहा है, पैसेज ई में उसने कहा अगर हम इसी तरह जैसे अपनी रूल रेगुलेशन के मुताबिक हम अगर पहली ही लाइन पढ़ते हैं तो while the Inuit may not actually starve if hunting or trapping are called by climate change, there has certainly been an impact on people health। इम्पैक्ट उसका किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, पीपल्स की हेल्थ पे, यानी और वो किस पर असरअंदाज हो रहे हैं, इंसानी ज़िंदगी पर। जैसे अगर आगे आप पढ़ें तो इसने ओबेसिटी कहा, हार्ट डिजीज़ कहा, डायबिटीज़ कहा, जो कि बिगनिंग हो रही है अपीयर उन दंदों में जो वो जिनमें कभी पहले कोई बीमारी प्रॉब्लम उनको नहीं फेस की गई थी।
इसी तरह अगर आप मज़ीद इस पैराग्राफ को, अगर आपके पास टाइम है तो आप नीचे जाएं तो ये देखें, इंसिडेंट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन भी है, मतलब ये टोटली किस पर है, हेल्थ पर। आपको उन्होंने बताया कि इम्पैक्ट किस पे जा रहा है, उनकी हेल्थ पर। तो अगर आप पीछे जाएं तो ये सारा का सारा इम्पैक्ट किस पे जा रहा है, ह्यूमन हेल्थ पे। तो यहाँ अगर आपने इसे पूरा गौर से पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक पॉइंट है नेगेटिव इफेक्ट ऑन वेलबींग्स। तो वेलबींग्स क्या होते हैं, हम इंसानों की बात की गई है तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही पड़ रहे हैं ना वहाँ रहने के इन्यूट इलाके में। तो जब इन्यूट इलाके में जो रहन सहन उनका नेगेटिव हो रहा है, वो उसका आंसर फिर यही पॉइंट है। इसी तरह पैराग्राफ एफ की बात की जाए तो पैराग्राफ एफ में अगर आप गौर से पढ़ें तो पैराग्राफ एफ में उन्होंने आपको क्या बताने की कोशिश की है, उन्होंने कहा विथ सो मच एट स्टेक। ऐसे तो हमारी वोकैबुलरी इतनी हाई नहीं होती कि हम कहेंगे हमें डायरेक्टली एक चीज़ का आंसर मिल जाए, लेकिन अगर आप पहले ही स्टेक का लफ्ज़ पढ़ेंगे तो ये स्टेक का अगर आप मीनिंग सर्च करेंगे तो इस स्टेक का मीनिंग है रिस्पेक्ट देना। लेकिन अब ये कहें कि वहाँ पर पैसेज करते हुए हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम ये कहें कि जी हम एक चीज़ को सर्च कर सकें या हमें एकदम से स्टेक याद आ जाए कि ये एक रिस्पेक्टफुल चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। तो लेकिन अगर इसको, ज़ाहिर है ये लफ्ज़ अगर हम मिस भी कर देते हैं या इसको छोड़ भी देते हैं तो आप मज़ीद आगे पढ़कर भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि द इन्यूट आर डिटरमाइंड टू प्ले अ की रोल इन टीसिंग आउट द मिस्टीरियस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द आर्टिस्ट। तो इन्यूट क्या कर रहे हैं, वो डिटरमाइंड कर रहे हैं, अपना की रोल प्ले कर रहे हैं मिस्टीरियस क्लाइमेट चेंज के बावजूद। वो क्या कर रहे हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ सेंचुरीज से। तो ये उनके लिए रिस्पेक्टफुल एक पार्ट है। उसके अलावा अगर इसे मज़ीद पढ़ा जाए तो दे बिलीव देयर वेल्थ ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इज़ वाइटल टू द टास्क and Western scientists are starting to draw on this wisdom, increasingly referred to as Inuit. On this wisdom increasingly referred as Inuit और IQ, ये जो IQ लेवल अगर हम नॉर्मल बात करें, ये वाला लफ्ज़ तो हमें नहीं पढ़ना आता क्योंकि ये लफ्ज़ तो उन्होंने इंटरनेशनल तौर पर यूज़ किया, लेकिन हमें IQ तो पढ़ना आता है। इस IQ के बेस पर इन द अर्ली डेज साइंटिस्ट इग्नोर्ड अस व्हेन दे केम बैक हियर टू स्टडी एनीथिंग। इनके IQ लेवल को अब नज़र में रखते हुए वो इनकी क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये रहा, ये देखें इस पूरे पैसेज में रिस्पेक्ट फॉर इन्यूट ओपिनियन ग्रो आ रहा है, तो यही एफ का आंसर है। इसी तरह आप जी पैराग्राफ की बात करें तो जी पैराग्राफ में भी उसी तरह हम शुरू पढ़ेंगे कि सम साइंटिस्ट डाउट द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज बिकॉज द ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्टिक डज नॉट गो बैक फार इनफ। Others, however, point out that the first weather station in the far north date back just 50 years. अब ये 50 ईयर्स की बात की गई, कुछ ईयर्स की, तो ये आपको खुद सोचें कि ये इसका कीवर्ड नहीं होगा, यानी ये इसका मेन आइडिया नहीं होगा। मेन आइडिया अगर नॉर्मली हम पढ़ते भी हैं तो हम कोई ईयर्स को, डेट्स को छोड़ के मज़ीद पढ़ते हैं कि वो उसमें बात क्या कर रहा है। तो यहाँ उसने अगर उसके मतलब अगर मैं डेट्स वगैरह उसकी ईयर्स को छोड़ के आगे बात करूँ तो उसने कहा दे आर स्टिल ह्यूज गैप इन आवर इन्वायरमेंटल नॉलेज। हमारी इन्वायरमेंटल नॉलेज में एक ह्यूज गैप प्रेजेंट है। एंड डिस्पाइट द सेंटेंस odds law many predictions are not more than best guesses. IQ could help to bridge the gap. IQ क्या करता है, उसको हेल्प करने को मदद करता है, लेकिन हमारे पास स्टिल क्या है, ह्यूज गैप है। तो इस जी का आंसर हमारे पास ये देखें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज रिमेन लिमिटेड। ह्यूज गैप से मुराद क्या है कि ये रिमेन लिमिटेड है। मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छी तरह आपको क्लाइमेट चेंज एंड द इन्यूट का पैराग्राफ सॉल्व करना बताया, आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व करनी बताई, इसके की वर्ड्स बताए। मज़ीद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसी भी लाइन में प्रॉब्लम होती है और अगर आपको नहीं समझ आता कि इनके कीवर्ड्स हम किस तरह सर्च करें या फिर इनको फर्स्ट लाइन को किस तरह पढ़ें, अगर हमें फर्स्ट लाइन में नहीं आंसर मिलता तो हम कौन सी लाइन पढ़ें या किस तरह इसको सॉल्व मज़ीद ईजीली कर सकते हैं और टाइम कम में कर सकते हैं, तो आप बहुत ईजीली एक कमेंट में कमेंट करें। मैं आपको ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी। मज़ीद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देते रहिए ताकि मुझे पता हो कि मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ भी आ रहा है या नहीं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा ताकि मैं आइंदा आपके लिए
नई से नई वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।